सीएम धामी ने सचिवालय में की बैठक में सभी विभागों में खाली पदों को भरने पर की गई चर्चा। सीएम धामी ने बैठक में दिए निर्देश। सीएम धामी ने किया कुल्लू में महाजन संपर्क अभियान। स्थानीय व्यापारी और लोगों से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर सियासत तेज। अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने की तैयारी हुई तेज। बीजेपी ने इस फैसले को बताया सराहनीय कदम। एक बार फिर स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड पिछड़ा। देश भर में मिला 35वां स्थान। शिक्षा विभाग की बढ़ने लगी चिंताएं। रवाई शारदोत्सव और विकास मेले का हुआ आगाज। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मेले में हुए शामिल। दीप प्रज्वलित करके किया गया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री ने लोगों को किया संबोधित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से खाली पदों को भरने को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी विभागों में खाली हुए पदों को भरने को लेकर एक स्पेशल मीटिंग की, बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को 1 सप्ताह और ज्यादा समय दिया है। इस दौरान सीएम धामी ने जिन भर्तियों की मांग हो रही है उन भर्तियों को उनकी प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश दिए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में वर्तमान में 30,000 पद सरकारी विभागों में दरअसल अब भी रिक्त हैं, खाली पड़े हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। जिन विभागों ने अभी अधिसूचना नहीं भेजी हुई है उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अपनी इस प्रक्रिया को वो पूर्ण करें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये भी कहना है कि सरकारी नौकरियों के अलावा जो भी युवा स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स कर चुके हैं उनके लिए भी रोजगार भर्ती मेले का आयोजन जल्द किया जाएगा और इसके लिए तैयारी के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं ताकि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। आज हमने सभी विभागों को बुलाया था। सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष थे, सचिव थे, पुराना एक डाटा है, लगभग 30,000 भर्तियां अभी होनी हैं। ऐसी 30,000 रिक्तियां अभी निकली हैं तत्कालिक रूप से। उन सभी पर हमने तत्काल भर्ती करने का निर्णय लिया है कि जल्दी से उसमें भर्ती प्रक्रिया में उनके अध्याचन निकाले जाएँ जो लोक सेवा आयोग को दिए जा सकते हैं। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुल्लू में महाजन संपर्क अभियान किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रचार के दौरान स्थानीय व्यापारी की चाय की दुकान पर चाय के साथ स्थानीय लोगों के साथ साथ बातचीत भी की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने बीते विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलकर फिर से 2/3 बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया, उसी प्रकार से हिमाचल देवतुल्य जनता हिमाचल में भी रिवाज बदलकर फिर से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से सरकार बनाने में योगदान दे। अब बात उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई की कर लेते हैं, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई को लेकर दरअसल यहां पर सियासत तेज हो चुकी है। प्रदेश में आगामी सत्र से मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने की तैयारी हो रही है। इसके पहले मध्य प्रदेश में आपने देखा है कि इस प्रक्रिया का शुभारंभ भी हो चुका है, लेकिन अब उत्तराखंड भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और बीजेपी की नीतियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने इस फैसले को सराहनीय कदम करार दिया है। दरअसल मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने को लेकर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रदेश सरकार पर सीधा निशाना साधा। कापड़ी का कहना है कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका में है। अब ऐसे में अगर हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने की बात करते हैं तो कैसे विश्व
पटल पर आने का सपना देख सकते हैं। एक तरफ बीजेपी स्कूली शिक्षा को कॉन्वेंट की तर्ज पर विकसित करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सारी पढ़ाई के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने से छात्रों और छात्राओं के सामने कई तरह की परेशानी भी खड़ी होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में भी अब मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में हो सकेगी। अभी तक मेडिकल की पढ़ाई पर अंग्रेजी का एकाधिकार माना जाता था, लेकिन अब इसमें हिंदी को भी शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कई छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी की वजह से मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब हिंदी में पढ़ाई होने की वजह से ज्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। कि हिंदी भाषा सब लोग जाने, लेकिन बात जहां स्वास्थ्य की है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आज हिंदुस्तान स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में सम्मिलित है और लगातार हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो राज्य है वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे ही अधिकतर पढ़ने वाले होते हैं और उनको हायर एजुकेशन में कई प्रकार की दिक्कतें आती थी, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने में उनको कई प्रकार की कठिनाई। इस प्रकार से मेडिकल की शिक्षा में भी उनको इधर उत्तराखंड में शिक्षा विभाग फिर फिसड्डी साबित हो रहा है। केंद्र की तरफ से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जारी होने के बाद देश के 37 राज्यों में उत्तराखंड 35वें स्थान पर है। इसके बाद शिक्षा विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, पेशानी पर बल बढ़ गया है। दरअसल रिपोर्ट को लेकर शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य जिन कारणों के चलते पिछड़ा है, उसमें सबसे बड़ा कारण इंटरनेट की सुविधा का न होना है, क्योंकि इंटरनेट न होने के चलते स्कूलों का रियल डाटा एकत्रित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम इस सूची में पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में विभाग की तरफ से इस दिशा में काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि विभाग जल्द ही अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं, देखिए उसमें भी क्या है कि थोड़ा सा हमारा जो स्टेट है, राज्य है, उसकी परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी विषम भौगोलिक परिस्थिति है, जहाँ पे इंटरनेट की भी दिक्कत है, तो वहाँ पर अगर हम मान लीजिए ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम अभी करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। अभी 1200 BSNL टावर सैंक्शन हुए हैं, टावर्स लगेंगे, उसके बाद फिर हम वो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पाएगी। कई हमारे एरिया हैं जो शैडो रीजन्स में आते हैं, तो हम दूसरे प्रदेशों से तुलना कम। इधर रामलीला मैदान बड़कोट में आयोजित 5 दिवसीय रंबाई शरदोत्सव और विकास मेले का शनिवार को आगाज हो गया। सूबे की कैबिनेट और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मां भगवती की डोली के सानिध्य में दीप प्रज्वलित करके मेले का शुभारंभ किया। वित्त, शहरी और जिला प्रभारी मंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मेले हमारी पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं के अंतर्गत आते हैं, जो देखने को आसानी से तब मिलते हैं जब ऐसी पर्व सामने होते हैं। मेले हमें एक दूसरे से मिलने और सुख दुख जानने का अवसर प्रदान करते हैं। रंबाई क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि रंबाई क्षेत्र ने अपने स्थानीय उत्पाद और पारंपरिक खेती नहीं छोड़ी है और न ही इस क्षेत्र से पलायन हुआ है, जो एक पूरे प्रदेश के लिए मिसाल है। यहाँ के स्थानीय उत्पाद आलू, सेब, लाल चावल प्रसिद्ध हैं और इसे राष्ट्रीय फलक पर विशिष्ट पहचान दिलाने और बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने रंबाई शरदोत्सव मेले की सभी जनपदवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी पीएम और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जब ये प्रदेश वर्ष 2025 में 25 साल का होगा, तब ये राज्य देश के सर्वोच्च राज्य में शामिल होगा। इस दिशा में सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की है, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जाना जाता है और उसी प्रकार से रंबाई क्षेत्र का ये बहुत महत्वपूर्ण मेला 1989 से आरंभ हुआ, जो पिछले 2 वर्ष कोरोना के नाते नहीं यहाँ पे हो पाया, लेकिन आज इसका आगाज हुआ है। मैं नगर पालिका के अपने माननीय अध्यक्षा जी को, यहाँ के सभासदों को, तमाम लोगों को, जिन्होंने इस सुंदर आयोजन में अपना सहयोग किया।
इधर उत्तराखंड में सुबह भूकंप के तेज झटके भी महसूस किए गए। दरअसल भूकंप के झटके से उत्तरकाशी कांप उठा। सुबह 8:33 पर अचानक भूकंप के तीव्र झटके आए, जिसके बाद लोग अपने घर से बाहर निकलकर जान बचाते हुए नजर आए। हालांकि किसी प्रकार की जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं इस मामले में डीएम अभिषेक रोहेला ने आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र से सभी तहसीलों से जानमाल के नुकसान की सूचना लेने के निर्देश दे दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान तक कहीं से जानमाल की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सभी तहसीलों से सूचनाएं ली जा रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इधर पंच केदारों में सबसे ऊंचाई वाले भूभाग में विराजमान तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोमवार 11:30 बजे शुभ लग्न के अनुसार वेद ऋचाओं और विधि विधान के साथ भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट जल्द ही बंद होने वाले हैं। बता दें कि भगवान तुंगनाथ के कपाट 7 नवंबर को विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पंच केदारों में सबसे ऊंचाई वाले भूभाग में विराजमान तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट बंद होने की सभी तैयारियां मंदिर समिति की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट विधि विधान से पूजा अर्चना कर बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल 6 मई से लेकर आज तक 27,891 तीर्थ यात्रियों ने भगवान तुंगनाथ के दर्शन किए और पुण्य अर्जित किया। तुंगनाथ धाम में इस बार क्षमता से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के पहुंचने से नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, क्योंकि इससे पहले तुंगनाथ धाम में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 10,000 तक सिमट कर रह जाती थी। तुंगनाथ धाम के प्रबंधक बलवीर सिंह नेगी ने बताया कि भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली कैलाश से रवाना होगी और पहले रात्रि प्रवास के लिए चौपता पहुंचेगी और साथ ही 9 नवंबर को शीतकाल गद्दी स्थल मक्कू मठ में विराजमान होगी। साथ ही 10 नवंबर से भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा मक्कू मठ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू होगी। दरअसल पिछले 2 साल कोरोना महामारी को लेकर चारधाम यात्रा प्रभावित रही, जिसके चलते भगवान चारधाम समेत तुंगनाथ धाम में दर्शन नहीं कर सके, जिसके चलते भक्त चारधाम समेत तुंगनाथ धाम में दर्शन नहीं कर सके। लेकिन इस बार कोरोना कम होने पर इस बार भारी संख्या में भक्त पहुंचे, जो कि अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। भक्तों की भारी भीड़ से पूरा मंदिर भरा नजर आया। चारों तरफ बाबा भोले के जयकारों से चार धाम गुंजायमान हो उठा। इस बार तुंगनाथ धाम में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे और तुंगनाथ का दर्शन किए। वहीं अब जो भी भक्त तुंगनाथ धाम में दर्शन करना चाहते हैं तो जल्द ही दर्शन कर लें, क्योंकि जल्द ही कपाट बंद होने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि तुंगनाथ धाम की ऐसी मान्यता है कि अगर जो भी भक्त सच्चे मन से तुंगनाथ धाम में दर्शन करने आते हैं तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट।
खबर जनपद हरिद्वार की ले लेते हैं, जहां लक्सर तहसील क्षेत्र में बीते कुछ सालों के दौरान तकरीबन आधा दर्जन ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र और छात्राओं द्वारा झाड़ू लगाने और अध्यापकों द्वारा बलपूर्वक साफ सफाई कराए जाने के मामले शामिल हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा विभाग कई बार अपनी जवाबदेही से बचता हुआ नजर आता है। ताजा मामला लक्सर के खंड शिक्षा क्षेत्र के तहत सैदाबाद नामक गांव से आ रहा है, जहां इन दिनों नाबालिग छात्र छात्राओं से झाड़ू लगाए जाने का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यानी कुल मिलाकर शिक्षा के मंदिर में नन्हे छात्र छात्राओं के जरिए साफ सफाई करवाई जा रही है, जो कि सबसे गलत है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शिक्षा के मंदिर में बच्चों को पढ़ाई के बजाय साफ सफाई करवाई जा रही है और इस पर अभी तक किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर ऐसा है कि टीचर्स लेट आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो है अगर जांच कराते हैं सीआरसी से, अगर सत्यता पाई जाती है तो उसके वेतन वगैरह अवरुद्ध करेंगे, उसका स्पष्टीकरण लेंगे। ठीक है। और जो है साफ सफाई की बात है, साफ सफाई भी जो है बच्चों से नहीं कराई जाएगी। जो है इस प्रकार का जो है। इधर उत्तराखंड में सुबह के समय भूकंप आने से क्षेत्र से में हड़कंप मच गया। मसूरी में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे मसूरी वासी दहशत में हैं। वहीं मसूरी पिक्चर पैलेस मैसोनिक लॉज निर्माणाधीन पार्किंग के पास नगरपालिका द्वारा अवैध रूप से कराया जा रहा निर्माणाधीन बिल्डिंग पर भी दरारें दिखाई दे रही हैं, दरारें आ चुकी हैं, जिसके बाद निर्माण को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल नगरपालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में भी शिकायत दर्ज की गई है। वहीं मैसोनिक लॉज पार्किंग में हो रहे अवैध निर्माण और खतरे को लेकर पहले ही खबर के माध्यम से आगाह कर दिया गया है, लेकिन जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस ओर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार है। पांच दिवसीय तल्ला नागपुर औद्योगिक विकास कृषि और पर्यटन महोत्सव का समापन हो गया। औद्योगिक विकास कृषि और पर्यटन महोत्सव में कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। महोत्सव में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। साथ ही आईसी चोपता के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार वितरण के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन हुआ। 5 दिवसीय तल्ला नागपुर महोत्सव के आयोजन से स्थानीय जनता में भारी उत्साह देखने को मिला। तल्ला नागपुर महोत्सव के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अमरा देशा ने कहा कि तल्ला नागपुर क्षेत्र महान विभूतियों की जन्म और कर्मस्थली रहा है। इधर तुंगनाथ घाटी की ग्राम पंचायत करोखी में 1 दिवसीय नंदा देवी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रतिभाग कर पुण्य अर्जित किया। करोखी गांव में नंदा देवी मेले का आयोजन हर तीसरे साल किया जाता है। साथ ही नंदा देवी मेले में जंगलों से बाज का पेड़ बड़े उत्साह से नंदा देवी चौक लाया जाता है और भगवती नंदा देवी का पशवा पेड़ पर चढ़कर ग्रामीणों को आशीर्वाद देता है। उधर नंदा देवी मेले में पशवा के पेड़ पर चढ़कर ग्रामीणों को आशीर्वाद देने की परंपरा युगों से चली आ रही है। ये परंपरा युगों पूर्व की है। इधर शनिवार को जनपद के चोपता में स्थित विश्वविख्यात श्री तुंगनाथ धाम मंदिर में जिलाधिकारी पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने पूजा अर्चना कर जनपद और प्रदेश की सुख समृद्धि और प्रगति की कामना की। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पंच केदारों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ धाम का पैदल निरीक्षण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। साथ ही आने वाले साल में यात्रा को और अधिक सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के दृष्टिगत तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तीर्थ पुरोहितों से सुझाव मांगे। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं प्रस्तावित करने के लिए निर्देश किया। इस दौरान उन्होंने तुंगनाथ पैदल ट्रैक पर विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया। इस दौरान यात्रा मार्ग पर होटल ढाबों और स्वच्छता का ध्यान न रखने पर, ढाबे के आसपास गंदगी होने पर व्यापारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए कि अगर ऐसा रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और ये बात रुद्रप्रयाग जनपद की कर लेते हैं, जहां की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाड़ी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की बैठक की और फिर पत्रकार वार्ता कर अपनी प्राथमिकताएं बताई।
एसपी ने कहा कि आगामी साल होने वाले केदारनाथ यात्रा के बेहतर संचालन के लिए अभी से ही कार्य योजना बनाई जाएगी, जबकि साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए विशेष कार्य होंगे। शीतकाल में यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैदी दिखाएगी। पुलिस सभागार में पत्रकारों से वार्ता के दौरान 2018 बैच की आईपीएस नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाड़े ने कहा कि केदारनाथ यात्रा काल हो या फिर शीतकाल में सुरक्षा पुलिस के लिए चुनौती रहती है। शीतकाल में केदारनाथ धाम में पीएसयू और गार्ड तैनात रहेगी और जो मंदिर और धाम की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। उन्होंने कहा कि शीतकाल में यहां आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस बेहतर कार्य करेगी और इसके लिए यातायात के साथ ही टूरिस्ट पुलिस को भी और सक्रिय किया जाएगा। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम यात्रा पड़ाव सोनप्रयाग से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिव पार्वती विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में इस साल यात्रा काल में प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अखंड अग्नि के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। त्रियुगी नारायण मंदिर में सदियों से अखंड अग्नि जलती आ रही है। मान्यता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती ने विवाह के पश्चात अखंड अग्नि में भगवान नारायण को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। तभी से यहाँ हर साल हजारों की संख्या में भक्त भगवान नारायण और अखंड अग्नि के दर्शन करने पहुंचते हैं। यहाँ 12 महीने भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस साल यात्रा काल में 1,41,449 यात्रियों ने अखंड अग्नि के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया है। और आइए बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित रायपुर नामक गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब अलग अलग 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। मामले के अनुसार दरअसल सार्वजनिक नाली के जरिए घरेलू और दूषित जल की निकासी को लेकर 2 पक्षों में मामूली कहासुनी हुई थी और कुछ ही देर के बाद दोनों ही पक्षों में विवाद ने कुछ इस कदर तूल पकड़ लिया कि दर्जनों लोग एक दूसरे से लड़ने लग गए। इस दौरान दोनों पक्षों से खूब लाठी डंडों की बौछार देखने को मिली। धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमले किए गए, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। इसके बाद दोनों पक्ष लहूलुहान और घायल अवस्था में लक्सर कोतवाली पहुंचा, जहां पुलिस द्वारा आनन फानन में दोनों पक्षों के घायलों को प्राथमिक उपचार और मेडिकल परीक्षण के लिए राजकीय चिकित्सालय भेज दिया गया। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार मेडिकल के उपरांत तहरीर के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई है कि कोई झगड़ा रायपुर गांव में झगड़ा हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में कुछ आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें जो है थाने में आए थे। थाने रिश्तेदारों को मेडिकल देकर के मेडिकल भेजा गया और जैसे ही इसमें तहरीर आएगी उसके साथ। इधर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों महाकाली नदी के तट में बाढ़ सुरक्षा कार्य चल रहा है, जिसके चलते नेपाल को आपत्ति हो रही है। नेपाल के नागरिकों की तरफ से सीमा पार से पत्थरबाजी कर निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकरण से कार्य तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही आपसी संबंधों में भी खटास आ रही है। नेपाल स्थित धारचूला के विधायक गेलबू बोरा का कहना है कि भारतीय क्षेत्र में चल रहे कार्य से नेपाल के तटबंध को खतरा हो रहा है। ठेकेदार द्वारा नदी तट पर मनमानी से कार्य किया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन की ओर से धारचूला के उप जिलाधिकारी दीपेश शासनी के नेपाल जाकर विधायक और नेपाल प्रशासकों से बातचीत भी उन्होंने की है। एसडीएम ने बताया कि सिंचाई विभाग को सामंजस्य बनाकर कार्य करवाने के आदेश दिए गए ताकि नेपाल की ओर से कोई आपत्ति न होने पाए। वहीं नेपाली जनता पहले भी भारत में हो रहे तटबंध कार्य का विरोध करती रही है। समय समय पर विरोध और सीमा पार से होने वाली पत्थरबाजी सिंचाई विभाग की मुश्किलें बढ़ा रही है। अब द्विपक्षीय वार्ता के बाद कार्य में कितनी तेजी आएगी, ये देखने वाली बात होगी। आज हम लोग जॉइंट टीम लेके यहाँ से अपनी इरिगेशन इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके और दूसरी तरह से नेपाल के सीडीओ सर और उनकी फोर्सेस आए थे। हमने साइट निरीक्षण किया और उनके जो कंसर्न्स थे हमने कंसर्न सुने और हमने अपना प्लान भी उनके साथ शेयर किया कि फ़िलहाल हमारा जो फर्स्ट काम रहेगा वो रिवर का जो चैनल नेपाल की तरफ मुड़ा हुआ है, उधर रिवर चैनल की विड्थ को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि नेपाल की तरफ को भी नुकसान ना हो। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। दूसरा भी हमारी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की बात हुई है, जिसमें हम लोग टाइमलाइंस फिक्स करेंगे और हमारी जो हमने बताया है कि हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसमें जो भी इश्यूज़ आएंगे वो हम लोग 11th या 12th की जो मीटिंग रहेगी उसमें हमारी डीएम मैम और सीडीओ सर होंगे और उसी में पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके हम लोग आगे का।
इधर क्रौंच पर्वत के शीर्ष पर विराजमान देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी तीर्थ में बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले 2 दिवसीय मेले की तैयारियां जोरों पर है। बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर स्थानीय जनता की तरफ से कार्तिक स्वामी तीर्थ में रात्रि भर अखंड जागरण कर विश्व समृद्धि की कामना की जाती है। कार्तिक स्वामी तीर्थ में हर साल बैकुंठ चतुर्दशी पर्व देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। साथ ही निसंतान दंपति रात्रि भर हाथों में दीपक जलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। लोक पुराणों में वर्णित है कि बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर भगवान शंकर पार्वती सहित हिमालय से अपने पुत्र कार्तिक स्वामी को मिलने के लिए आते हैं, मगर देव सेनापति भगवान कार्तिक स्वामी उस दिन 4 कोस दूर कैलाश की ओर चले जाते हैं। इधर उत्तराखंड के हल्द्वानी में उस समय हड़कंप मच गया जब जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में दिन दहाड़े कांस्टेबल की पत्नी की हत्या करके आरोपी मौके से फरार हो गया। मुखानी की कालिका कॉलोनी निवासी और उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में तैनात पुलिसकर्मी शंकर सिंह का घर है। उनकी पत्नी लगभग 35 वर्षीय कृष्टि देवी अपने बच्चों के साथ यहां रह रही थी। इसी बीच पुलिसकर्मी की पत्नी घर पर अकेली थी और इस बीच अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े पुलिस कांस्टेबल के घर में प्रवेश कर पुलिसकर्मी की पत्नी के सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी। बच्चे जब स्कूल से लौटे तब उन्हें मां का शव कमरे में पड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या क्यों गई इसका अभी तक फिलहाल पता नहीं चल सका है, जिसके लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। इधर अक्सर में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने केदारनाथ क्षेत्र में अपनी अस्थायी नियुक्ति से वापस लौटते ही खनन माफियाओं के विरुद्ध एक बड़े एक्शन को अंजाम दिया। दरअसल उप जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में प्रशासन की तरफ से एक साथ 9 कैंटर वाहन अवैध खनन सामग्रियों से भरे हुए वाहन को सीज कर दिया गया। हालांकि प्रशासन के अनुसार फिलहाल इन सभी वाहनों के दस्तावेजों सहित इनकी अनिवार्य अनुमति की जांच की जा रही है। वहीं उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि उनके संज्ञान में अवैध खनन संबंधित शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद गंगा और क्षेत्र की सहायक नदियों पर कॉम्बिंग कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लगातार प्रशासनिक टीम छापेमारी की कार्रवाई करते हुए स्टोन क्रशर सहित खनन कारोबारियों के जरिए अवैध खनन करने पर तत्काल कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन करने में अब जरा भी गुरेज नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग को निर्देशित कर सीमाओं पर विशेष निगरानी करने को आदेशित किया गया है और इसके लिए एक विशेष टीम का गठन करते हुए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की दिशा में अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।